स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। हमने आपको पढ़ाया था कि जो सेल साइकिल होता है तो सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, राइट। एक 95% होता है, उसमें क्या होता है, सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, और एक जो आपका होता है वो 5% होता है, उसको बोलते हैं यम फेज। 95% जो सेल साइकिल फेज क्या बोलते हैं, आई फेज, उसे इंटरफेज कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, यम फेज बोलते हैं। यम फेज जो होता है 5% चलता है, और ये कितना चलता है आपका, 95% चलता है। इसमें सेल प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए, इसमें सेल एक्चुअल सेल डिवीजन करता है। इसमें क्या होता है, पमाट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये हमने आपको पढ़ाया था। और सेल साइकिल का आपको डायग्राम बताया था। हमने कहा था इंटरफेज में क्या होता है, 3 पार्ट और होते हैं, G1, S, G2, और उसमें कभी कभी G0 का भी जिक्र आता है, राइट। तो चलिए अब हम उसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो हम स्टार्ट करेंगे कि इंटरफेज में जो G1 है, S है और G2 है, ये सारे क्या क्या करने वाले होते हैं, किसमें, सेल साइकिल में, किसमें, इंटरफेज में। इंटरफेज सेल साइकिल का 95% चलने वाला होता है। देखिए मान लीजिए ये आपका सेल साइकिल का फेज, ठीक। तो इसमें हमने आपको पढ़ाया था कि ये होता है आपका G1, ये क्या होता है आपका G1, ये आपका क्या होता है S, और ये आपका क्या होगा G2 होगा, और ये जो आपका फेज होगा ये यम फेज होगा। ये तो पढ़ाया था, हमने कहा था आपसे कि भाई अगर सेल साइकिल चलने वाला होगा तो दो फेज में चलेगा, एक इंटरफेज हुआ 95% और एक 5% में क्या हुआ, यम फेज हुआ। तो हम अब जो पढ़ने वाले हैं वो हम G1 फेज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, G1 फेज, राइट। तो अगर आप G1 फेज की बात करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ G, और बड़ा मैं लिख देता हूँ, हम यहाँ लिख देता हूँ G1 फेज, ठीक। G1 फेज क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए G1 फेज में क्या होता है, एटीपी साइंथेसिस पहले होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन साइंथेसिस होगा, प्रोटीन साइंथेसिस, मतलब इसमें फिर प्रोटीन बनेगा। फिर क्या होगा आपका प्रोटीन साइंथेसिस, उसके बाद क्या होगा आरएनए साइंथेसिस, आरएनए साइंथेसिस। इसमें क्या होगा, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, जब सब कुछ हो रहा है तो मेटाबॉलिकली एक्टिव ही होगा। सेल मेटाबॉलिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। नेक्स्ट डीएनए रिपेयर हो सकता है, डीएनए रिपेयर ऑकर। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, ये पूछ सकता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आकर, इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आकर। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता। देखिए जब हम सेल साइकिल के G1 फेज की बात करेंगे, एक इसमें और है, ये सबसे क्या है, G1 फेज लॉन्गेस्ट फेज। ये क्वेश्चन आता है, पूछेगा बताइए इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन है, G1 क्या है आपका लॉन्गेस्ट फेज, G1 क्या है आपका लॉन्गेस्ट फेज। तो अब समझिए इसको, देखिए कह रहा है कि जब G1 फेज होता है तो आप समझ सकते हैं कि पहले क्या होता है, आपके इसमें एनर्जी दी जाएगी, जब एनर्जी मिलेगी तो प्रोटीन बनेगा। अच्छा, प्रोटीन के बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, राइट। और आरएनए के बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, वही नीचे लिखा गया। कोई डाउट किसी को, राइट। एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए जब डीएनए से आपका डीएनए बनता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन बोलते हैं। और जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये डीएनए से आरएनए को कहाँ बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, आया। और इसे क्या बोलेंगे, आरएनए से प्रोटीन अगर आपके बॉडी में बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। आया समझ में, छोटी सी बात। तो अब देख सकते हैं आप, तो G1 फेज को हम लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं। इसमें एटीपी बनता है, फिर प्रोटीन बनेगा, फिर आरएनए बनेगा, राइट। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, हाँ याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि डीएनए रिपेयर इसमें होता है, डीएनए की साइंथेसिस या डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। इसमें डीएनए में अगर कोई कमी होगी तो रिपेयर हो सकता है। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये लाइन कभी कभी आपसे
पूछ लेता है। बाकी आपको मैंने बताया, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से अगर प्रोटीन बना उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होती है जीवन फेज के बारे में, और ये फेज आपका क्या है, जीवन फेज, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, जीवन फेज के बारे में थोड़ी सी और पॉइंट हम याद रखते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा जीवन फेज में अगर सेल इंटर कर गया है या सेल साइकिल जीवन फेज की चल रही है तो उसकी कुछ खास बात होती है। ओके, देखिए अब जीवन फेज, अगर जैसे मैंने कहा ये भाई जीवन फेज है, अब इसके पास क्या होता है, इसमें आना होगा, तो हम बोलेंगे जीवन फेज के पास दो ऑप्शन होता है। जो जीवन फेज आपका चल रहा है इसके पास दो ऑप्शन होता है। तो पहला ऑप्शन ये है कि जीवन फेज ये अपना कंप्लीट करे और यस फेज में इंटर कर जाए, पहला ऑप्शन तो ये है। तो क्या बोलेंगे, जीवन फेज इंटर इनटू यस फेज। आया, मतलब कि जीवन फेज के बाद दो ऑप्शन है, क्या होगा कि जीवन फेज क्या होगा, इंटर करेगा यस फेज में, पहला ये हो गया, और दूसरा क्या होगा, इट कैन अरेस्ट इन जी नॉट फेज। आया समझ में, या तो क्या कर सकता है, जी नॉट फेज में अरेस्ट हो सकता है फॉर सेल डिफरेंशिएशन, फॉर सेल डिफरेंशिएशन। समझ में आया ना, ये क्या कहा जा रहा है कि जीवन के पास दो ऑप्शन होता है, या तो जीवन आपका यस में इंटर कर जाए तो इसका मतलब सेल साइकिल बढ़ जाएगी, या तो जीवन क्या करेगा, अपने आप को ये अरेस्ट कर लेगा, मतलब कि ये काम नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, तो वो जी नॉट फेज में चला जाएगा, राइट। तो जी नॉट फेज में या तो जब ये जाएगा तो ये क्या कर सकता है, सेल का डिफरेंशिएशन करके कुछ और बना सकता है, इसका मतलब ये इधर इंटर नहीं करेगा। या तो इट कैन रीजॉइन सेल साइकिल, इसका मतलब जीवन फेज जी नोड में अरेस्ट था, जो जी नोड में कुछ देर के लिए अरेस्ट था, उसके बाद इसका मन हुआ तो क्या कर सकता है, सेल साइकिल को ज्वाइन कर सकता है, इसके बाद यस फेज में इंटर कर सकता है। तो जीवन के पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो क्या करेगा, जीवन सीधे क्या करेगा, अपना काम करने के बाद यस फेज में इंटर कर जाएगा, या तो ये यस फेज में इंटर ना करके ये जी नॉट फेज में अरेस्ट हो जाएगा। जी नॉट फेज यही बनता है, जीवन में ही होता है ना। तो जी नॉट फेज में अरेस्ट हो जाएगा, सेल डिफरेंशिएशन करा सकता है, टिश्यू ऑर्गन बना सकता है, या तो क्या कर सकता है, जी नॉट फेज में अरेस्ट था, ये रीजॉइन कर सकता है सेल साइकिल को। आया, ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है, इससे कोई दिक्कत तो इसमें नहीं आनी चाहिए। ये किसकी बात थी, आपका जीवन फेज की। अब इसमें जीवन फेज में जी नॉट होता है, इसका मतलब जीवन के पहले जी नॉट होता है, राइट। हाँ, तो चलिए जी नॉट फेज की बात कर लेते हैं, ये भी आपको समझ में मेरे ख्याल से आया होगा। चलिए अब जी नॉट फेज की अगर आप बात करेंगे तो डायग्राम में क्या होता है, ऐसे दिया रहता है, पूछता है यहाँ, ऐसे एमसीक्यू भी आया है, ऐसे किया रहता है, तो इसको जी नॉट फेज बोलते हैं। जी नॉट फेज, इसी को बोलते हैं QUIESCENT, क्वासिएंट फेज कह सकते हैं आप, ठीक है ना। जी नॉट फेज या क्वासिएंट फेज ये जीवन में ही होता है, यस फेज में नहीं होगा, आप समझ लीजिएगा। हाँ, तो हमने आपको ये बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जीवन के पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो यस फेज में इंटर कर जाए, हाँ, या तो ये जी नॉट फेज में अरेस्ट हो जाए, रुक जाए, है ना। और या तो रिसाइकिल में फिर से जी नॉट से इंटर कर जाएगा, या तो वहीं से सेल डिफरेंशिएशन करके कुछ और चीज़ें बना लेगा। इतनी आपको याद रखना होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। जी नॉट फेज की बात करेंगे, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है, पहली बात ये होता है, ठीक। लिविंग होता है, बस होगा डू नॉट प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब इसमें क्या होगा, ये आगे प्रक्रिया अपनी नहीं बढ़ाता है, ठीक। नेक्स्ट की बात करेंगे, जी नॉट फेज आकर ड्यू टू absent ऑफ माइट्रोजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड। आया समझ में, कह रहा जी नॉट फेज तभी होता है जो उसमें नाइट्रोजन एब्सेंट होता है या एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं मिलता, मतलब एनर्जी नहीं मिलती। जैसे अपने आपको मैंने पढ़ाया था कि चेक पॉइंट पढ़ाया था, G1 से यस, फिर G2 से यम, तो उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता, तो एनर्जी कम हो जाएगी तो G1 से यस नहीं आ पाएगा। हमने आपको पढ़ाया था कि भाई देखिए G1 यस, G2 और ये हम पढ़ाया था, तो हमने कहा था अगर G1 से यस में किसी को जाना हो तो उसमें एनर्जी लगता है, इसको एक्टिवेट करता है, उसका नाम था साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, बताया था ना। G1 साइक्लिन, यम साइक्लिन आपको पढ़ाया था।
अगर नहीं पता होगा तो वीडियो को पहला लेक्चर देख के आइए तो आपको समझ में आएगा। और आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर ऐसे ही बायोलॉजी आप पढ़ना चाहते हैं या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें ना तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और दूसरी बात, अगर आपको सेल डिवीजन चैप्टर का नोट्स चाहिए तो नोट्स पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको क्लिक करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, डीसी एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको नोट्स भी मिलता जाएगा और पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू सारी चीज़ आपको मिलेंगी। एनसीईआरटी का हम लोग बॉटम लाइन सीरीज भी चलाएंगे। ओके, चलिए तो हम बोलेंगे जी नॉट फेज में जो है क्या होता है। जी नॉट फेज में कोई क्यों इंटर करता है? क्योंकि माइटोजन या एनर्जी रिच कंपाउंड की कमी हो जाती है, इसलिए कोई भी जीवन फेज क्या होता है, जी नॉट फेज में चला जाता है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आता है, जी नॉट फेज में कौन कौन इंटर करेगा? उसमें आप लिख सकते हैं हार्ट सेल, हार्ट सेल एग्जाम्पल आ सकता है, नर्व सेल लिख सकते हैं, नर्व सेल आया, और मसल सेल भी हो सकता है, मसल सेल। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये सारे के सारे जी नॉट फेज में इंटर कर सकते हैं। आपको पता होगा नर्व सेल ऐसा एक सेल है जो कभी भी डिवाइड नहीं करता है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो। ठीक, ये एक पॉइंट और है जी नॉट फेज में, कैन ज्वाइन सेल साइकिल एनी टाइम। ये सेल साइकिल को किसी भी टाइम पे ज्वाइनिंग कर सकता है। कौन? जी नॉट फेज। तो हमने क्या सीखा अभी तक? हमने ये सीखा कि भैया जी नॉट जो फेज होता है इसे हम क्वासिएंट स्टेज कहते हैं जी नॉट को, राइट। इसमें क्या होता है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ये लिविंग होता है, लेकिन ये प्रोलिफरेट नहीं करता। इसका मतलब ये सेल साइकिल में आगे नहीं चलता, ठीक है ना। और जीवन फेज ही जी नॉट में कन्वर्ट हो सकता है ना। देखिए, जीवन से पहले जी नॉट होता है, जीवन के बाद यस होता है, याद रखिएगा। फिर तो जी नॉट फेज जो होता है ये क्यों होता है, क्यों कोई जी नॉट फेज में इंटर कर सकता है, जीवन फेज क्यों जी नॉट में आता है? क्योंकि क्या होता है, जब जीवन काम करता है तो उसमें क्या होता है, माइटोजन और एनर्जी की कमी आ जाती है। माइटोजन वो होता है जो सेल डिवीजन को बढ़ाने की कोशिश करता है, सेल डिवीजन चलाने की कोशिश करता है, राइट। और ये जब इसका मन करेगा तो ये क्या करेगा, सेल साइकिल दोबारा ज्वाइनिंग कर सकता है। तो ये कौन था, जी नॉट या क्वासिएंट फेज। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको याद रखना ये डबल स्टार रेटिंग का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार मान सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, जीवन पढ़ा और जी नॉट पढ़ा। क्या पढ़ा, जीवन पढ़ा और जी नॉट पढ़ा। इसके बाद हम यस फेज चलेंगे और यस फेज की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग का। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे सेल साइकिल का जो माई बाप है तो माइटोसिस, राइट। लेकिन सेल साइकिल में सेकंड माई बाप कौन है, वो इंटरफेज का यस फेज। इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, राइट। तो इंटरफेज का यस फेज क्या है, सबका माई बाप है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब उसी को हम पढ़ लेते हैं यस फेज के बारे में। भाई जीवन आपका यस फेज में जा रहा है, जीवन का हमने तो जीवन वाला पढ़ लिया, अभी किस में जाएगा, यस फेज में जाएगा। कौन, जीवन यस फेज में गया तो हम क्या पढ़ेंगे, हम यस फेज पढ़ेंगे। यस फेज इसी को बोलते हैं साइंथेसिस फेज। साइंथेसिस का मतलब इसमें कोई चीज बन रही है, साइंथेसिस फेज। इसके नाम से आपको पता होगा, यहाँ साइंथेसिस का मतलब है कोई चीज साइंथेसिस हो रही है। तो पहला क्या होगा इसमें, डीएनए साइंथेसिस आकर, डीएनए साइंथेसिस या डीएनए का यहाँ लिखा होगा डुप्लीकेशन, ये दोनों का मतलब सेम होता है। डीएनए डुप्लीकेशन रखे या डीएनए साइंथेसिस बोले, इसका मतलब सेम है। और सेंट्रियोल का साइंथेसिस यही होगा। सेंट्रियोल साइंथेसिस आपसे पूछेंगे, बताइए सेंट्रियोल का साइंथेसिस कहाँ होता है, सेंट्रियोल कहाँ बनता है, डुप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। और हिस्टोन का साइंथेसिस यही होता है, हिस्टोन साइंथेसिस यही होता है, ठीक है ना। हिस्टोन साइंथेसिस यही होता है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी यस फेज का नाम याद आए तो आप बोलेंगे कि इंटरफेज का जो यस फेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसमें डीएनए क्या करता है, डुप्लीकेट होता है, इसका मतलब डीएनए का नंबर बढ़ता है। सेंट्रियोल क्या होता है, वो भी साइंटिस्ट होता है। हिस्टोन क्या होता है, उसका भी साइंटिस्ट होता है। लेकिन बट डीएनए डुप्लीकेट 2C to 4C एनसीईआरटी की लाइन है। बट क्रोमोजोम नंबर कांस्टेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए डुप्लीकेट करेगा, 2C से 4C बनेगा, लेकिन क्रोमोजोम जो होगा आपका कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है और यस फेज की सबसे यही बॉटम लाइन,
राइट। अब इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं आगे चल के, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स तो आपको मिलेगा लेकिन आप स्क्रीनशॉट से भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हम चलते हैं, एक बार इसको हम आपको बता देते हैं दोबारा कि अगर मान लीजिए यस फेज की बात करेंगे तो यस फेज को हम साइंथेसिस फेज कहते हैं। साइंथेसिस फेज क्यों कहते हैं भैया? साइंथेसिस फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई चीज बन रहा है। जीवन फेज में कुछ नहीं बन रहा था, एटीपी प्रोटीन सब बन रहा था, लेकिन यहाँ जो मेन चीज था डीएनए का साइंथेसिस हो रहा है। जीवन फेज में लिख दे कि डीएनए का साइंथेसिस होता है, नहीं भैया, वहां तो डीएनए का रिपेयर होता है अगर डैमेज हुआ है तो। लेकिन डीएनए का साइंथेसिस, सेंट्रियोल का साइंथेसिस, राइट, और हिस्टोन का साइंथेसिस किसमें होता है? आपका यस फेज में होता है ना। तो डीएनए डुप्लीकेट होता है, इसका मतलब डीएनए डुप्लीकेट होता है, मतलब डीएनए बढ़ता है यस फेज में, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जितना था उतना कांस्टेंट रहता है। इसी को हमें समझना है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसी को हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़े से कुछ टर्म पढ़नी पड़ेंगे जिससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। एक होता है एन वैल्यू, एक होता है सी वैल्यू, राइट। क्या होता है? एन वैल्यू और एक होता है सी वैल्यू। तो अगर आप एन वैल्यू की बात करेंगे, एन वैल्यू, ठीक, और एक होता है सी वैल्यू, हाँ, तो एन वैल्यू का मतलब होता है क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर, ठीक, और सी वैल्यू का मतलब होता है डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट, राइट। एन वैल्यू का मतलब होता है क्रोमोजोम नंबर और सी वैल्यू का मतलब होता है डीएनए कंटेंट, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यहां आपके 4, मैं बना दे रहा हूं, आपको दिख रहा है 4 क्रोमोजोम। तो इसमें आपको बताना है यस फेज के बाद पूछेगा क्रोमोजोम नंबर 4 है और यस फेज के बाद बताइए क्या हो रहा है। तो यस फेज के बाद आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 4 क्रोमोजोम हैं, है ना, यस फेज के बाद बताइए क्या होगा उनमें। तो ये 4, अब इसमें आपको सी वैल्यू और एन वैल्यू बताना है। तो यहाँ सी लिख दीजिए और यहाँ एन लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए और यहाँ एन लिख दीजिए, आया ना। तो यहाँ सी एन, सी का मतलब क्या है आपका डीएनए कंटेंट और एन का मतलब है क्रोमोसोम नंबर। तो आपको पता होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से आपको मैं समझा दूं कि मान लीजिए ये G1 है, ये यस है, ये G2 है और ये एम है। तो आपको पता होगा यहाँ G1 से लेके यस तक क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट सेम होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम, बस फर्क ये है कि यहाँ 1 क्रोमेटिड है, यहाँ क्या है 2 क्रोमेटिड है, यहाँ एक ही क्रोमेटिड है ना, यहाँ 2 क्रोमेटिड है। तो डीएनए कंटेंट बढ़ सकता है, बढ़ेगा। तो यहाँ क्रोमोसोम जो ये सी का मतलब होता है डीएनए कंटेंट, तो यहाँ डीएनए कंटेंट कितना है 1 2 3 4, यहाँ डीएनए कंटेंट 4 है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितने हैं 4 हैं, 1 2 3 4। तो जितने क्रोमोसोम उतने डीएनए कंटेंट होंगे, राइट। जब यस फेज आया तो यस फेज के बाद क्या होगा, तो सी जो वैल्यू होगा, यहाँ देखिए यहाँ कितने थे 4 थे, अब यहाँ 8 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रोमेटिड का नंबर बढ़ चुका है तो डीएनए का कंटेंट भी बढ़ेगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये जो एन का मतलब क्रोमोसोम नंबर और सी का मतलब डीएनए कंटेंट। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्रोमोसोम नंबर 4 थे, यस फेज के बाद उनका क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ। क्या हुआ, डुप्लीकेशन। याद रखिएगा, फिर से समझ लिए भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही लीजिए, आज फाड़ और चीड़ ही दीजिए, दोबारा हम नहीं समझाएंगे और आपको जल्दी समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए कह रहा है कि जब हम यस फेज में जाते हैं तो यस फेज के पहले क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट सेम रहता है। नहीं समझ में आया? जब हम यस फेज में जाते हैं, जब हम यस फेज में जाते हैं, रुकिए 2 मिनट दीजिए भैया, जिंदगी बदल देंगे, 1-2 मिनट में जिंदगी बदलेगी। हमने कहा कि मान लीजिए G1 है, ये यस है, ये G2 है और ये एम है। हम यस के जब पहले रहते हैं तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट सेम रहता है। अगर मान लीजिए डीएनए कंटेंट 8 है तो क्रोमोसोम नंबर भी 8 ही होगा, राइट। लेकिन जब यस फेज का हम इधर आते हैं तो क्या होता है, आपका डुप्लीकेशन होता है। किसमें? हमने पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा है तो डीएनए में डुप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहेगा। एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाया। तो हमने कहा मान लीजिए कि यस फेज के पहले क्रोमोसोम नंबर 4 थे, सही है? नहीं, यस फेज के पहले आपके क्रोमोसोम नंबर क्या थे, 4 थे, राइट।
तो बताइए यस फेज के बाद कितने होंगे? वो 4 ही रहेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि डीएनए जब भी डुप्लीकेट जब भी यस फेज आएगा तो डीएनए में डुप्लीकेशन होगा, डीएनए बढ़ सकता है, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होगा। तो आप देख रहे हैं यहां भले ही क्रोमेटिड बढ़ा है लेकिन क्रोमोसोम तो यही है ना, अलग थोड़ी ना हुआ क्रोमोसोम, है ना। तो क्या बोलेंगे, यहाँ आपका डीएनए कंटेंट 4 होगा तो यहाँ डीएनए कंटेंट क्या होगा, डबल होगा, ये 8 हो गया। लेकिन आपका क्रोमोसोम नंबर 4 होगा और क्रोमोसोम नंबर यहाँ भी 4 होगा। यहाँ आप देख रहे हैं ना, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ रहा है, यहाँ सिर्फ इसमें क्रोमेटिड बढ़ रही है, आया ना। यहाँ एक क्रोमेटिड था, यहाँ 2 क्रोमेटिड हो गया। कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर समझा देते हैं। हमने ये कहा भाई कि हमने आपसे ये कहा कि जब भी डीएनए डुप्लीकेशन होता है वो यस फेज में होगा, तो इसका मतलब जब भी सेल जीवन से यस की तरफ चलेगा, जीवन से जब भी यस की तरफ चलेगा, तो जीवन से यस की तरफ चलेगा तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट सेम होगा। लेकिन जब यस को क्रॉस करेगा, इधर आएगा, यस के इधर आएगा, तो यहाँ क्या होगा, आपका डीएनए बढ़ जाएगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर तब भी कांस्टेंट करेगा। कहाँ तक? यम फेज तक कांस्टेंट रहेगा। आया? छोटी सी बात है, इसको याद है। एंसाइडी ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि जब यस फेज होता है तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, इसका मतलब डीएनए 2C से 4C बढ़ेगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये पहला क्वेश्चन, चलिए आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सी वैल्यू का मतलब क्रोमोसोम मत समझिएगा, उल्टा समझिएगा। सी का मतलब क्या हुआ, डीएनए कंटेंट, और एन का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर। देखिए लिखा गया। चलिए आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले, एक क्वेश्चन है कि कोई सेल है, ये क्वेश्चन आपका, सेल है, सेल के पास जो सी वैल्यू है ये 20 पिकोग्राम है, 20 पिकोग्राम है, सेल के पास सी वैल्यू 20 पिकोग्राम है। तो पूछ रहा है फाइंड सी वैल्यू ऑफ यग एंड इंडोस्पर्म, ये पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि मान लीजिए कोई सेल है, उसके पास सी वैल्यू है 20 पिकोग्राम और कह रहा है कि सी वैल्यू पता करिए यग का और इंडोस्पर्म का। बड़ा आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात। देखिए सेल है ना, तो सेल हो गया डिप्लॉयड, और जब सेल आपका डिप्लॉयड हो गया तो इसके पास 20 पिकोग्राम है सी की वैल्यू, और आपको पता होता है सी वैल्यू का मतलब क्या है, सी वैल्यू का मतलब दिया गया है डीएनए कंटेंट। डीएनए कंटेंट कितना है आपका, 20 पिकोग्राम है, ठीक है। अगर यज्ञ की आप बात करेंगे तो यज्ञ क्या है, गैमीट है, और गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होता है, गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होता है, उसको हम डिनोट करते हैं यन से। कैसे डिनोट करते हैं, यन से। अगर सेल आपका डिप्लॉयड है तो इसको डिनोट करेंगे 2n से, और ये गैमीट की बात कर रहा है तो गैमीट कितना होगा आपका n से। अब आप देख लीजिए, अब आप देखिए यहाँ सेल की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो डिप्लॉयड सेल का 20 है, तो डिप्लॉयड सेल को किससे सेल को हम डिप्लॉयड से डिनोट करते हैं ना, तो सेल डिप्लॉयड यहाँ कितना है, 20 है, राइट। तो 20 का आप आधा कर दीजिए तो गैमेट का नंबर निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए क्या, 10 आ गया, क्योंकि आपने देखा कि सेल डिप्लॉयड है तो सेल के अंदर डीएनए कितने हैं, 20 है। तो जब डिप्लॉयड सेल आपका गैमीट बनाता है तो वो आधा हो जाता है, तो गैमीट कितना होता है, हैप्लॉयड होता है, तो 20 का आधा करिए 10 हो गया। अब क्या होता है, जो आपका एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म, तो गैमीट का वही आंसर निकल गया है। जो आपका एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म वो 3n होता है, ट्रिप्लॉयड, तो n की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, 3 × 10 कितना हो गया, 30 एंडोस्पर्म होगा असल में। तो एंडोस्पर्म का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 30 होगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि जो सेल है उसके पास सी वैल्यू कितना है, 20, सी वैल्यू का मतलब डीएनए कंटेंट। तो कह रहा है कि बताइए यग का कितना होगा, एंडोस्पर्म का कितना होगा। तो डिप्लॉयड सेल का जो होता है, डिप्लॉयड सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है ना, तो इसके पास 20 है डीएनए, तो ये जब डिप्लॉयड सेल गैमीट बनाएगा तो गैमीट को आधा करता है, तो 20 का आधा कर लीजिए, इसका मतलब गैमीट में कितना हो गया, यानी इसका 10 हो गया, राइट। आपको पता होता है जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड समझ रहे हैं ना, ट्रिप्लॉयड का मतलब 3n, और डिप्लॉयड सेल 2n, तो n की वैल्यू कितनी है, 10 है, राइट। तो n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ 3n में n की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो 3 × 10 कितना हो गया, 30 स्पर्म हो गया। इसको एक बार समझ में नहीं आएगा समझ में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, हम दोबारा इसको समझा देंगे आपको, लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना टिपिकल नहीं है। आपने अगर एंडोस्पर्म और 10th क्लास में अगर आपने फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा फ्लावरिंग प्लांट का, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन बना, ये मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक। तो इसमें कह रहा है
सेल n वैल्यू 50, ठीक, n वैल्यू मान लीजिए 5 है और c वैल्यू कितना है 50। हाँ, फाइंड G1 फेज n वैल्यू c वैल्यू, ठीक, S फेज n वैल्यू c वैल्यू। ऐसा में G2 फेज आसान है, कोई इसमें इसकी कोई औकात नहीं है, आप कर सकते हैं, c वैल्यू ये पता करना है। तो कह रहा है कि मान लीजिए किसी सेल में n बराबर 5 हो, तो n का मतलब आप समझ रहे हैं ना, डीएनए कंटेंट, सॉरी n बराबर क्या होता है क्रोमोजोम नंबर, और इसका मतलब क्या है डीएनए कंटेंट। क्या मतलब है डीएनए कंटेंट मतलब, यार ये बड़ा आसान है, मैंने तुमको पढ़ाया ना कि G1 से S तक जब जाएंगे तो क्रोमोजोम नंबर जितना होगा उतना क्या होगा डीएनए कंटेंट होगा। तो G1 से अब S आई है तो G1 और S में क्या होगा, n वैल्यू 5 होगा और c वैल्यू क्या होगा 50 होगा। अब ये G1 से किस में आ गया, S में, तो देखिए अब S फेज में आ गया तो क्या होता है, S फेज में क्या होता है बताइए, S फेज में आपको पता होगा डीएनए कंटेंट क्या होता है, डबल होता है। तो अब यहाँ देख लीजिए S फेज में क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी, वही सेम होगी, ठीक है ना। G1 में भी क्या होगा, n की वैल्यू क्या होती है 5 ही होगी, आया। बस क्या होगा S फेज में डबल क्या होगा क्रोमोसोम, तो 50 का यहाँ क्या हो जाएगा डबल हो रहा है 100, यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, आया ना। तो G1 से अगर आप S की तरफ आप आ रहे हैं तो अभी यहाँ कुछ भी नहीं होगा, n की वैल्यू 5 होगी और c की वैल्यू क्या होगी 50 होगी। S फेज में जब आप आएंगे तो n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी और c की वैल्यू 100 होगी। जब इधर आप आएंगे S फेज के बाद जब आप आ रहे हैं तो S फेज में देखिए n की वैल्यू, n का वैल्यू का मतलब क्या हो गया आपका, n की वैल्यू 5 है, इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 5 ही होगा, क्रोमोसोम नंबर आपका कांस्टेंट रहता है, और c वैल्यू क्या होगा आपका 100 होगा। क्योंकि क्योंकि S फेज में क्रोमोसोम जो होता है, सॉरी जो होता है आपका S फेज में जो डीएनए होता है वो डबल होता है। तो डीएनए यहाँ क्या था, G1 फेज में जो डीएनए आपका 50 था तो S फेज में क्या हो गया 100 हो गया, उसके बाद डबल ही होगा G2 फेज में क्या होगा वो 100 हो गया। लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या है कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा M फेज। तो देखिए यहाँ भी G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। N का मतलब क्रोमोसोम और C का मतलब डीएनए कंटेंट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, ये C वैल्यू N वैल्यू समझ में आ गया ना आपको, क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप G2 फेज की बात करते हैं, G2 फेज का, तो इसको हम बोल सकते हैं लास्ट फेज ऑफ इंटरफेस। ये लास्ट फेज है इंटरफेस का, राइट। इसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, राइट। प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रियोल इसमें होता है, सेंट्रियोल अपने आप को प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रियोल। इसमें भी आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए एंड प्रोटीन, इसमें भी आरएनए एंड प्रोटीन क्या होगा सिंथेसिस होगा। रिक्वायर फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन, ये सारे किसके लिए जरूरत होता है स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका G2 फेज होता है उसमें आरएनए और प्रोटीन बनता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, जो क्या होता है स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए और सेल ऑर्गेनेल के मल्टीप्लिकेशन के लिए वो जरूरी होता है। और इसमें क्या होता है डीएनए साइंथेसिस स्टॉप, डीएनए साइंथेसिस क्या होता है आपका स्टॉप हो जाता है, डीएनए साइंथेसिस स्टॉप, है ना। कभी कभी देखिए क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछ लेता है, S1 G1 S G2 M, या ऐसे लिखा होगा M G1 S G2। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये G2 वाला ऐसे M आता है, ये साइकिल चलती है, ये भी सही है और ये भी सही है, समझ में आया ना। तो ऐसे कंफ्यूज आपको कर सकता है, तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों का मतलब क्या है सेम है, क्योंकि ये साइकिल ऐसे चलती है ना भाई, राइट। तो इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये आगे कैसे आगे क्यों नहीं आएगा, साइकिल है ना। चलिए,
तो मेरे ख्याल से आपने क्या सीखा, जीवन फेज के बारे में क्या सीखा। तो देखिए जीवन फेज में क्या होता है, सिंपल सी बात है, जीवन फेज में क्या होगा, ये लास्ट फेज होता है इंटरफेज का, और इसमें क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है, इसमें सेंट्रियोल अपने आप को प्रिपेयर करता है, आरएनए और प्रोटीन का साइंथेसिस होता है, किस लिए, ताकि स्पिंडल बन सके और सेल ऑर्गेनेल अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, ठीक। और बात करेंगे डीएनए साइंथेसिस में स्टॉप हो जाता है, इसका मतलब डीएनए जो बना रहता है, मतलब कि जो 2C से 4C हो जाता है वो फिर से दोबारा और नहीं, तो और डबल गया तो 2C 4C से 8C हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया आपका G2 फेज। तो मेरे ख्याल से आपका इंटरफेज पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इंटरफेज सेल साइकिल का कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। अगर आप बात करेंगे आगे की, तो आपको मैं बताऊं, आपको मैं समझाऊं आगे की बात। तो एक देखिए आपने पढ़ा होगा यम फेज, इसके बाद आपका यम फेज होता है, यम फेज। अगर आप यम फेज की बात करेंगे तो इसको एनसीईआरटी ने लिखा है मोस्ट ड्रामेटिक फेज। यहाँ पे याद रखिएगा, पूछेगा मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहाँ है, कौन, यम फेज। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहीं पे सारा ड्रामा होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन में होता है। तो ये सेल साइकिल का 5% होता है, मतलब कि सेल साइकिल का 5%, जो सेल साइकिल का 5% पार्ट चलता है वो यम फेज में चलता है। अच्छा, यम फेज को हम कहते हैं माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज। आया, माइटोटिक फेज बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को। इसमें माइटोटिक फेज में आपको क्या होता है, दो चीज होता है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ होगा आपका कैरियोकाइनेसिस होगा, और यहाँ फिर होगा आपका साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक। एक होगा कैरियोकाइनेसिस, एक होगा आपका साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब आपको पता होगा, सेल डिवीजन होती है, ये 4 तरीके से होगा। उसको बोलेंगे पमाट, पमाट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पमाट। तो ये मैं गोली जरूरत नहीं है, तो ये रहा पमाट बन गया आपका। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 होता है, पमाट, ठीक है। मतलब आपका प्रोफेज होगा, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे, प्रोफेज। फिर क्या होगा आपका मेटाफेज होगा, राइट। और फिर क्या होगा, एनाफेज होगा, एनाफेज होगा। उसके बाद क्या होगा आपका टीलोफेज होता है। क्या होता है, टीलोफेज होता है। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई सेल डिवाइड करने की कोशिश करे, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर लेगा, तो न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए उसको चार स्टेप में ले जाना पड़ा, उसको बोलते हैं पमाट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे तो ये साइटोकाइनेसिस प्लांट में और एनिमल में अलग पाई जाती है, प्लांट और एनिमल में अलग पाई जाती है। प्लांट में ये क्या बनाती है, सेल प्लेट बनाती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। याद रखिएगा, पूछेगा कि अगर प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है तो साइटोकाइनेसिस का मतलब, अगर प्लांट में साइटोकाइनेसिस होता है तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है ना, ठीक, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक। और इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं सेल ऑर्गेनेल का नाम होता है गोल्गी बॉडी एंड ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका अगर इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा किस ऑर्डर में, सेंट्रीफ्यूगल में, सेंट्रीफ्यूगल में। आया, इसको आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल इनका ऑर्डर में साइड को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक। अब चलिए, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है सेंटर से पेरिफेरी की तरफ डिवीजन होना, साइटोप्लाज्म से बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इसको आगे पढ़ेंगे, बस आपको फ्लो चार्ट याद रखना है। अगर आप एनिमल की बात करते हैं, एनिमल का आप क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल का जो साइटोकाइनेसिस आपका होता है वो क्या होता है, इसमें फ्यूरो फॉर्मेशन होता है, कंस्ट्रिक्शन एंड फ्यूरो फॉर्मेशन, इनमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन और फ्यूरो फॉर्मेशन होगा, ठीक ना। किस ऑर्डर में होगा, सेंट्रीपिटल ऑर्डर में, सेंट्रीपिटल। साइटोकाइनेसिस क्या होगा, सेंट्रीपिटल में, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होगा, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होगा। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा, माइक्रोट्यूब्यूल होगा, मतलब कि साइटोकाइनेसिस कराने के लिए कौन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, और कौन होगा, माइक्रोफिलामेंट, और कौन होगा बताइए, इसमें होगा एक्टिन एंड मायोसिन, ये एक्टिन मायोसिन जो आपका होता है ये मसल्स में पाए जाते हैं। जब आपको स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं कि देखिए ये बड़ा आसान है। यम फेज की बात करें तो ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहा जाता है,
और सेल साइकिल का 5% जो फेज चलता है वो यम फेज में चलता है, इसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक जो फेज होता है अपने आप को दो पार्ट में बांट लेता है। माइटोटिक फेज जो होता है अगर न्यूक्लियस डिवाइड करता है उससे कैरियोकाइनेसिस करते हैं, और न्यूक्लियस को डिवीजन करने के लिए कैरियोकाइनेसिस अपने आप को 4 पार्ट में फिर से डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं पमाट। पी का मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अगर आप बात करेंगे उसके बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, फिर क्या होगा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। साइटोप्लाज्म अगर डिवाइड आपका करता है तो प्लांट में और एनिमल में अलग अलग करता है, ठीक। अगर प्लांट में करेगा तो उसमें सेल प्लेट बनाएगा, उसको बोलते हैं फ्लेग्मोप्लास्ट। उसमें साइटोकाइनेसिस प्लांट में कराने के लिए जो सेल ऑर्गेनेल जिम्मेदार होते हैं उनका नाम होता है गोल्गी बॉडी और ईआर। और इनका जो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है सेंटर से पेरिफेरी की तरफ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, ठीक। यहाँ एनिमल की बात करेंगे साइटोकाइनेसिस का, तो इसमें कंस्ट्रक्शन और फ्यूरो बनता है। ये सब समझाएंगे आपको डायग्राम के साथ तो आपको समझ में आएगा। इनमें कौन साइटोकाइनेसिस अगर होगा तो किस ऑर्डर में सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है पेरिफेरी टू सेंटर। और इसमें साइटोकाइनेसिस कराने के लिए एनिमल में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन की जरूरत पड़ती है, तभी इनका होता है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा यम फेज और इंटरफेज और सेल साइकिल पूरा फेज 100% आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ ऐसे आपको हम अभी पढ़ाएंगे लॉलीपॉप बॉटम लाइन। तो लॉलीपॉप बॉटम लाइन वो होती हैं जो एमसीक्यू में सीधे डायरेक्ट लिखी जाती है, एमसीक्यू में सीधे लिखी जाती है, 4-5 लाइन है, उसको आपको याद करना होगा और वही आप याद करेंगे तो उससे एमसीक्यू आपका जल्दी बनेगा, राइट। चलिए तो आइए हम ये लॉलीपॉप बॉटम लाइन पढ़ लेते हैं। ये लॉलीपॉप बॉटम लाइन ऐसी लाइन है जो क्या होता है, ये एमसीक्यू में सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ये कहीं नजर आएंगे तो जरूर आप बताइए कि सर इस क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या आपको समझना है, ये बॉटम लॉलीपॉप लाइन है, आपको ये याद करना होता है। ये लाइन आप नोट्स में लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, बस हमने अलग से लिखा है। देख कह रहा है कि अगर मान लीजिए सेल साइकिल चल रहा है तो उसमें डीएनए साइंथिस सिर्फ एक बार होगा, राइट। अगर 5 बार साइकिल चल रहा है तो डीएनए साइंथिस कितनी बार होगा, 5 बार या 5 बार। 10 बार चल रहा है डीएनए सेल साइकिल तो कितनी बार होगा, 10 बार डीएनए साइंथिस होगा। लेकिन एक साइकिल में एक बार ही डीएनए बनता है। दूसरा, अगर सेल मान लीजिए ग्रोथ करता है और वो सेल ग्रोथ कर रहा है तो किसके टर्म में वो सेल ग्रोथ अपना करता रहेगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। आपको समझ में आया। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई सेल ग्रोथ करता है, अगर कोई सेल ग्रो हो रहा है तो साइटोप्लाज्म जब इंक्रीज करेगा तब तो ग्रो करेगा ना। ये लाइन कह रहा है 2 सक्सेसिव यम फेज कॉल्ड इंटरफेज। तो कह रहा है कि देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, इनके बीच में क्या है आपका इंटरफेज है। तो 2 सक्सेसिव यम फेज के बीच में क्या होता है आपका इंटरफेज होता है। ये साइकिल ऐसे चलती है, आया ऐसा मैंने कहा ऐसे चलेगा ना, ऐसे। तो 2 सक्सेसिव यम फेज के बीच में क्या होता है, इंटरफेज होता है। दूसरा कह रहा है डीएनए कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन। अभी एमसीक्यू भी आपका कराएंगे हम, तो आपको समझ में आएगा। तो कह रहा है डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें गैमीट में, है ना, तो डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर अगर हम गैमेट का कंपैरिजन करें, मतलब कि हम ऑर्गेनिज्म के अंदर पता करें गैमेट के कंपैरिजन में। फिर से डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर जो होता है ऑर्गेनिज्म में गैमेट के कंपैरिजन क्या होता है, 4 टाइम डीएनए कंटेंट ज्यादा होता है और डबल क्रोमोसोम होता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू का आया है, आप इसको याद रखेंगे। आप सिंपली कह सकते हैं अगर मान लीजिए डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर ऑर्गेनिज्म में गैमेट की कंपैरिजन में मिलाया जाए, गैमेट की कंपैरिजन में, तो आपको पता होगा क्रोमोसोम नंबर गैमेट में तो आधा होता है। तो सिंपल सी बात है क्रोमोसोम नंबर इसमें ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, डबल होगा। तो अगर क्रोमोसोम नंबर डबल है तो उसका कंटेंट भी क्या होगा, डीएनए कंटेंट वो भी तो 4 टाइम ज्यादा होगा ना। ऐसा समझ में आया ना। तो हम सिंपली बोलेंगे अगर ऑर्गेनिज्म में गैमेट से तुलना की जाए, ऑर्गेनिज्म का डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर गैमेट से तुलना की जाए, तो जो डीएनए कंटेंट होते हैं 4 टाइम गैमेट की अपेक्षा ज्यादा होते हैं और क्रोमोसोम क्या होते हैं, गैमेट की अपेक्षा डबल होते हैं। आए समझ में, ये चीजें आप याद रखेंगे। ओके चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे पूरा माइटोसिस। 1-2 घंटे में आपका जितना भी लेक्चर लेगा एक बार में माइटोसिस खत्म हो जाएगा। और मियोसिस आपको 2 पार्ट में बनेगा। मियोसिस फर्स्ट 1 पार्ट में बनेगा और मियोसिस सेकंड 1 पार्ट में बनेगा। कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका माइटोसिस आएगा और हो सकता है इसके बाद भी आपका एमसीक्यू भी थोड़ा पड़ जाए। एमसीक्यू समझते हैं ना, एमसीक्यू नहीं करेंगे तो नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। थ्योरी कितना भी आप पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ने से नंबर नहीं आता है। जितना आप क्वेश्चन करेंगे उससे आपका नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर
आप इस YouTube चैनल पे मेरे नए हों तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं आप प्रयास बैच में हैं 1.0। इसमें आपको पूरी वीडियो और पूरी नोट्स फ्री अवेलेबल आपको मिलेगी, आपका डाउट क्लास भी लगेगा। और कमेंट सेक्शन में आपको कोई दिक्कतें हो राइट तो आप जरूर बताएं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए, तो हम जरूर आपको बताएंगे, उस चीज़ को डाउट क्लास में हम ले लेंगे। अगर कोई टॉपिक आपको इसमें समझ में नहीं आया होगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये हमें दिक्कत आ रही है। ओके, चलिए हम फिर मिलते हैं। मस्त रहिए और खुश रहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे माइटोसिस के साथ मिलेंगे, में नहीं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।